हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ पर। तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी नए हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। और आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। वो ये है कि आज से हम क्लास 9th गणित की क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए रेगुलर होंगी। क्लास 12th की अभी रेगुलर चल रही हैं। इसी तरीके से क्लास 9th की क्लासें भी अब रेगुलर आपके लिए चलेंगी। तो जो भी गार्जियंस, माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। जो भी उनके छोटे बच्चे और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अपने छोटे भाई बहनों को या जो भी बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं 9th में, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उनको शेयर करें और बताएं कि उनकी क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं और ये रेगुलर चलेंगी भी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में बता दूं कि कक्षा 9th में कौन कौन सी प्रश्नावली हैं, कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़नी है, और सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आपके कौन कौन से इसमें अच्छे टॉपिक हैं और कौन कौन से आपके लिए थोड़े कठिन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो कक्षा 9th के लिए मैथ का जो सिलेबस है आपका, वो ये है। ये देखिए, ये आपका सिलेबस है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है, पहला जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, वो है वैदिक गणित यानी वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में आपने कक्षा 8th में भी पढ़ा है। उसमें आपने 3 विधियाँ पढ़ी थी। एक निकलम विधि पढ़ी थी, एक ऊर्ध्वत्रयक और तीसरी ध्वजांक विधि। तो इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा विधियाँ हैं। कक्षा 8 से थोड़ा लेवल बढ़ गया है इसमें, और थोड़े टॉपिक भी ज़्यादा हैं वैदिक गणित के। ठीक है। तो ये आपकी पहली यूनिट है, पहली प्रश्नावली है जो कि हमें पढ़नी है। दूसरी प्रश्नावली है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में क्या है, जैसे जब मैंने कक्षा 8th में आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि हमारी जो संख्याएं हैं वो कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो उनमें मैंने बताया था सबसे पहले कि सबसे पहले जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर। फिर पूर्ण संख्या, होल नंबर। फिर पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। फिर परमेय संख्या, रैशनल नंबर। फिर अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। फिर मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और उसके बाद सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उन्हीं में से हमें इसमें पढ़ना है संख्या पद्धति में कि ये संख्याएं कौन कौन सी हैं और इनका क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। और ज़्यादातर हम इसमें जो हमारी रैशनल नंबर है, परमेय संख्याएं, और इर्रेशनल नंबर, अपरमेय संख्याएं, उनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे इसमें। ठीक है। तीसरी प्रश्नावली है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से है जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी बहुपद, जो आपके कक्षा 8th में 8, 9 और 10 ये वाले जो प्रश्नावली थी उनमें था बहुपद। तो बहुपद हम वही सारी चीज़ें हैं, थोड़े से फॉर्मूले एक्स्ट्रा हो गए हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। बाकी सारी चीज़ें 8th की सेम टू सेम है। जैसे बहुपद में हमने पढ़े थे द्विघात समीकरण, वहाँ पर हमने उनके फैक्टर किए थे, गुणनखंड किए थे। जैसे x² माइनस 5x प्लस 6। तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल्स थे, बहुपद थे, उनके हमने वहाँ पर गुणनखंड किए थे
सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही हमें करनी है। और वहाँ पर हमने कुछ गुणधर्म भी पढ़े थे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था वहाँ पर हमने। तो ये क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा, ये भी हमने पढ़े थे कच्चा 8th में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये फॉर्मूले भी हमने वहाँ पर पढ़े थे। तो यही फार्मूले हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। और इन्हीं फार्मूले से हमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं। तो ये तुम्हारा तीसरा चैप्टर है बहुपद वाला। इसी क्रम में जो प्रश्नावली 4 है वो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और आप लोगों ने कक्षा 8th में सिर्फ एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे। एक चर वाले कैसे, जिसमें सिर्फ एक ही चर होता है। तो चर आपको पता होगा, चर क्या होती हैं, वेरिएबल्स। तो चर वे संख्याएं होती हैं जिनको हम एक्स, वाई या ए या बी या अल्फ़ा या बीटा इस तरीके से जो व्यक्त करते हैं उनको हम चर संख्या कहते हैं। तथा अचर संख्याएं, कांस्टेंट नंबर, वो क्या होती हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कोई भी संख्यात्मक मान जो होता है वो अचर संख्या होती है। जैसे 1 है, 2 है, इस तरह की जो संख्या होती हैं वो अचर संख्या होती हैं। तो यहाँ पर 2 चरों वाले की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास 2 चर होंगे। तो कक्षा 8th में हमने सिर्फ एक वाले पढ़े थे, एक्स वाले। तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएंगे, एक्स और वाई इस तरीके के, ठीक है। तो उनके जो समीकरण हैं उनको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जब हम बताएंगे आपको चैप्टर को, तो हम विस्तार से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट प्रश्नावली है समतल ज्यामिति परिचय एवं रेखाएं व कोण। यहाँ पर हम 2 रेखाओं के बीच के कोण पढ़ेंगे कि 2 रेखाओं के बीच कोण कौन कौन से होते हैं, जैसे समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इस तरीके के जितने भी कोण होंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्नावली है सरल रेखीय आकृतियाँ, रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो यहाँ पर हम जितनी भी आकृतियाँ होंगी उनका हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर, कि जितनी भी सरल रेखीय आकृतियाँ हैं, यानी कोई भी 2 सरल रेखाओं से बनने वाली जो आकृतियाँ हैं उनके बीच में जो कोण बनते हैं उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो ये है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता एवं असमिकाएँ। तो यहाँ पर हम 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की जो कंडीशन है उनको पढ़ेंगे, उनकी जो असमिकाएँ हैं उनको पढ़ेंगे। थोड़े एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि 2 भी त्रिभुज जो होते हैं उनको हमें सर्वांग सम करना होता है। सर्वांग सम मतलब समान, यानी कि अगर पहले वाले त्रिभुज की कोई एक भुजा दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर होनी चाहिए, इसी तरीके से दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज के किसी भी भुजा के बराबर होनी चाहिए, इसी तरीके से तीसरी भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा के समान हो। तो ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांग सम होंगे। और जो सर्वांग सम है उसको हम व्यक्त करते हैं इक्वल वाला चिन्ह और उसके ऊपर इस तरीके का करली चिन्ह। तो ये सर्वांग समता के चिन्ह को दर्शाता है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुजों के लिए हम बहुत सारे गुणधर्म पढ़ेंगे, असमिकाएँ हैं वो भी पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं साइड 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 नियम, यानी भुजा 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 नियम, ठीक है। इसी तरीके से एंगल एंगल नियम, यानी कोण कोण नियम, ठीक है। इसी तरीके से एक साइड होगी 2 एंगल, ये भी नियम है, ये भी पढ़ेंगे। साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा नियम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें विस्तार से बताएंगे, जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो त्रिभुजों की रचना
यानी यहाँ इसमें हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि त्रिभुजों की रचना हमें किस तरीके से करनी है। जैसे कक्षा 8th में हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज, उसकी रचनाएं हमने की थी। उसमें आपको कभी 2 भुजाएं दी थी, तो कभी 2 भुजाएं और एक कोण दिया था, या चारों भुजाएं दी थी। इसी तरीके से इस चैप्टर में भी त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजाएं होती हैं। तो इनमें से कोई सी भी कंडीशन दे सकता है, 2 भुजाएं एक कोण दे देगा, या 2 कोण एक भुजा, इस तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्नावली है वो है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो फॉर्मूले हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और चतुर्भुज का हम इसमें कंस्ट्रक्शन भी करेंगे इस वाले में कि चतुर्भुज का जो रचनाएं हैं वो हम किस तरीके से करेंगे। जैसा आपने कक्षा 8 में पढ़ा था सेम टू सेम उसी तरीके से इसमें भी थोड़ी रचनाएं हैं और कुछ सवाल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली में त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल, इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इसी तरीके से चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप क्या होगा। चतुर्भुज के अंदर आपके आयत, वर्ग ये भी आ जाती हैं, समलम चतुर्भुज, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उनके क्षेत्रफल है तो हम क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। तो इसमें जितनी भी समतल आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरीके के। और एक इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्नावली घन, घनाभ और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। तो कक्षा 8 में हमने पढ़ा था घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही सारी चीज़ें इसके अंदर है और वही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली है कोण एवं उनके माप, तो एंगल एंड देयर मेजरमेंट। तो ये जो प्रश्नावली है ये आपके लिए नई है और थोड़ी आपको समझने में भी इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल एक नई प्रश्नावली है, नई एक्सरसाइज है। लेकिन हम धीरे धीरे सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि इन प्रश्नावली का प्रयोग कक्षा 10th में अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कोण और उनके माप क्या होते हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी एक सर्किल है और इसके अंदर हमें कोण मापना है, कोई भी 2 त्रिज्याएं दी हों तो उनके बीच में जो कोण है वो क्या होगा, इस तरीके के। और दूसरी बात ये कि इसमें हम जो कोण हमारे होते हैं वो ज़्यादातर हमें डिग्री में दिए होते हैं, जैसे 50 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे रेडियन में, और अगर रेडियन में दिया होगा, किस में दिया होगा, रेडियन में, तो उसको हम चेंज करेंगे डिग्री में। तो इस तरीके का इसमें मापन है। तो ये आपके लिए थोड़ा नया है लेकिन जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नावली है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये तो आपके लिए बिल्कुल ही नई प्रश्नावली है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका कक्षा 10th में। कक्षा 10th में इस प्रश्नावली से 11 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 11 नंबर के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इस प्रश्नावली से। तो अगर आप यहाँ पर इसे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, तो यही पूरा का पूरा चैप्टर कक्षा 10th में एज इट इज़ मिलेगा और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको इसको समझने की आवश्यकता है। इसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि आपको अभी नहीं पता होगा त्रिकोणमिति क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आपने सुना तो होगा कि इसके अंदर हम कोण के बारे में पढ़ेंगे और वो कोण किस तरीके के होंगे, जैसे साइन,
थीटा मेरे हिसाब से आप लोगों ने सुना होगा अपने बड़े भाई बहनों से, या फिर अपने जो सीनियर हैं क्लासमेट उनसे सुना होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं। तो इनके हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। और ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात होती हैं वो एक समकोण त्रिभुज में हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और जो न्यून कोण की बात होती है वो न्यून कोण ये दो होते हैं। तो इन दोनों कोणों में से किसी एक कोण के लिए हम उनके अनुपात फाइंड करते हैं त्रिभुज के। तो ये कुल मिला के 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतनी सी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को। अगर आपको कोई भी दिक्कत है सिलेबस को लेकर तो आप कमेंट करना ना भूलें और मुझे थम्स अप करके बताएं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रश्नावली है वो होगी सांख्यिकी, स्टैटिक्स। अब सांख्यिकी के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सांख्यिकी में हम पढ़ेंगे माध्य क्या होता है, माध्यक क्या होता है और बहुलक क्या होता है। कक्षा 8 में आपने सिर्फ माध्य ही पढ़ा था, थोड़ा सा वो भी। और इसके अंदर हम ताश की गड्डी के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 8 में मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई हुई है, ठीक है। और पासी के बारे में पढ़ेंगे, डाइस। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि ग्राफ हैं वो क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम काम करते हैं, ये सारी चीज़ें। और लास्ट आपका चैप्टर है सड़क सुरक्षा शिक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन। इसके अंदर हम जितनी भी रोड से संबंधित समस्याएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने कभी कहीं विजिट किया हो तो जब आप रोड के सहारे जाते हैं किसी वाहन से तो आपको बहुत सारे बोर्ड लगे देखे होते होंगे। जैसे किसी बोर्ड पे लिखा है कि यहाँ से यू टर्न लो, किसी बोर्ड पे लिखा रहता है कि आगे पेट्रोल पंप है, किसी बोर्ड पर लिखा रहता है कि कृपया धीरे चलें, आगे स्कूल है। तो इस तरीके की जितनी भी सड़क सुरक्षा संबंधी नियम हैं वो सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। और उनसे संबंधित जितने भी सवाल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी चौराहे पर कैमरा लगा है तो वो कैमरा कितनी दूरी तक कितने एरिया को कवर कर रहा है और कितने एरिया तक की फ़ोटो हमें दे रहा है, तो उनके हम क्षेत्रफल इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके नियम से संबंधित हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करनी है। तो आज आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना चाहेंगे और थम्स अप करके बताएं कि आप लोगों को कितनी इसमें से पहले से जो एक्सरसाइज है वो पता है, ठीक है। और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने जितने भी क्लासमेट हैं, सहपाठी हैं, आप लोगों के आपके रिश्तेदार हैं जो इस समय नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि स्कूल व्यवस्थाएं सभी बंद हैं, तो उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा कक्षा 8 का रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मेरे मत से मैं सबसे पहले प्रश्नावली 2 संख्या पद्धति को स्टार्ट करूँगा और आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप कौन सी एक्सरसाइज पहले पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। मेरे सजेशन से मैं पहले एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करूँगा, उसके बाद 3-4 वैदिक मैथ को मैं सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत कर सकती हैं। और जब कोई चीज़ हमें दिक्कत करती है तो फिर हम बोर हो जाते हैं उस चीज़ से और फिर पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए पहले मैं वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपने कक्षा 8 में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, जिससे आप लोगों को
अच्छे तरीके से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो संख्या पद्धति, इसमें मैं थोड़ा सा कक्षा 8 का रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको कक्षा 8 में संख्याएं लिखाई थी, आप लोगों को शायद याद हो, और नहीं याद हो तो नोट कर लेना। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखाया था कि संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताई थी प्राकृत संख्याएं। कौन सी बताई थी? प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर। तो वहाँ पर हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, प्राकृत संख्याएं क्या हैं। तो प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर, इसको हम एन से व्यक्त करते हैं नेचुरल नंबर को, ये पहली डेफिनेशन है। एन से तो व्यक्त करते हैं नेचुरल नंबर को, और कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ये जो चिन्ह है वो अनंत का है, ठीक है। अनंत का मतलब बहुत सारी संख्याएं जहाँ तक गिनना असंभव हो। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या हो गई। दूसरी मैंने लिखाई थी आपको पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जिसको हम डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। और इसके अंदर जो संख्याएं आती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। कहाँ तक चलती हैं? अनंत तक। ये होती है पूर्ण संख्याएं। फिर तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्याएं। सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी साथ लेके बैठे जब भी इस वीडियो को देखें, और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या जो चीज़ें मैं बोल जाता हूँ और आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगें तो उनको नोट कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं नहीं लिख पाता हूँ। इसके बाद मैंने बताई थी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम किससे व्यक्त करते हैं? आई से या फिर जेड से। और इंटीजर नंबर में कौन सी संख्या आती हैं? सारी माइनस वाली संख्याएं, माइनस इनफाइनाइट, -1, और पॉजिटिव संख्याएं और 0, 1, 2 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी कि जो इंटीजर नंबर है इसको आई या जेड से हम व्यक्त कर रहे हैं, वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, जिसमें माइनस की सारी संख्याएं 0 है और प्लस की संख्याएं और प्लस इनफाइनाइट तक चलें, वो हमारी कहलाती हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद जो परिभाषा है वो है परमेय संख्या। परमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो परमेय संख्या के बारे में हमने आप लोगों को कक्षा 8 में एक परिभाषा बताई थी कि परमेय संख्याओं को हम पहले तो क्यू से व्यक्त करते हैं। और परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा यहाँ पर जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तथा जो P और Q संख्याएं हैं वो कई संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। कई संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो गया, मान लो हमने कोई परमेय संख्या इस तरीके से ले ली और यहाँ पर जो Q की वैल्यू 0 हो गई, तो उसका मान अनंत हो जाएगा, और अनंत को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये परिभाषा कही गई है कि जो परमेय संख्या है उन्हें हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, और यहाँ पर जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तथा P और Q पूर्णांक संख्याएं, मतलब इसके अंदर माइनस वाली सारी संख्या लिख सकते हैं और प्लस वाली सारी संख्याएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है अपरमेय संख्याएं, जिसको हम Q की घात C से व्यक्त करते हैं। और अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परमेय ना हो। कई संख्याएं जो परमेय ना हो, जैसे √2, √3, √5, इस तरीके की। और इसको अगर और तरीके से याद रखना है तो इसको सिंपली हम √P के रूप में लिख सकते हैं। और P हमारी कई संख्या होनी चाहिए? बताओ। को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसमें सिर्फ खुद का ही भाग दें और किसी संख्या का भाग ना जाए, ऐसी संख्या होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्याएं R।
तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा में मैंने बताया था कि इन्हें हम इस तरीके से लिखते हैं। इनको हम जो रियल नंबर्स हैं उनको हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या इनके योगफल के रूप में हम लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के योगफल के रूप में, p प्लस अंडर रूट क्यू। यानी कि जो रियल नंबर होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, उसके अंदर सारी संख्याएं आ जाती हैं जो हमने अब तक पढ़ी हैं। यानी हमने प्राकृत संख्या से लेकर के अपरमेय संख्या तक जितनी भी संख्या पढ़ी हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। लास्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं को हम p प्लस आयोटा अंडर रूट क्यू से व्यक्त करते हैं और q हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें हम जो सम्मिश्र संख्याएं हैं इसमें दो पार्ट होती हैं। जो p पार्ट है वो हमारा वास्तविक भाग है और जो q भाग है वो हमारा कैसा है? काल्पनिक। क्योंकि आयोटा आया है तो वो काल्पनिक भाग को दर्शाता है। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, जो चीज़ें हम कल्पना में करते हैं वो सारी संख्याएं होती हैं। तो इसमें इन दोनों का मिश्रण होता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को रिवाइज होना ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें हमने कक्षा 8th में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है सिलेबस को लेकर या फिर इन परिभाषाओं को लेकर तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो कल से मैं जो प्रश्नावली 2 है उसको स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें। जय हिंद दोस्तों।